Assalamualaikum. Welcome to the GS Academy YouTube channel. I hope that all you are fine and working hard. Here I am to teach you about stats. बेसिकली स्टैट्स का हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ मूव कर चुके हैं विच इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। इसकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6 है वो हम करने जा रहे हैं एंड इट इज़ बेस्ड ऑन MCQs। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में वो कहता है कि 4 पॉसिबल आंसर्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर गिवन बिलो एंड यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। 1.1 की तरफ चलते हैं। 1.1 में वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजरमेंट ऑफ। प्रोबेबिलिटी जो है वो मेजरमेंट किस चीज़ की होती है? सर्टेनिटी की, अनसर्टेनिटी की, चांसेस की, या नन ऑफ द अबव की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। जी तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है। इसकी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ डिग्री ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन एन अनसर्टन सिचुएशन। किस सिचुएशन में? अनसर्टन सिचुएशन में अकरेंस एंड नॉन अकरेंस। किस चीज़ की? अकरेंस और नॉन अकरेंस इवेंट्स की। प्रोबेबिलिटी जो है वो क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी बताई होती है, उसकी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं किनकी? अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन एन अनसर्टेन सिचुएशन। In the light of above definition, it is clear that any problem of probability must involve the following 3 concepts: uncertain situation, events and measurement. MCQs की तरफ चलते जी तो देखिए MCQs में उसने कहा है सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, चांसेस या नन ऑफ द अबव। तो प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द इवेंट्स इन एन अनसर्टन सिचुएशन। तो अनसर्टेनिटी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.2 की तरफ। द टर्म सैम्पल स्पेस इज यूज फॉर। सैम्पल स्पेस जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी, ऑल पॉसिबल कॉइन्स या सैम्पल के लिए। तो सैम्पल स्पेस जो है वो ऑल पॉसिबल आउटकम्स के लिए यूज़ किया जाता है, ना तो प्रोबेबिलिटी के लिए, ना पॉसिबल कॉइन्स के लिए, ना ही सैम्पल के लिए। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट 1.3 में वो कहता है कि व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस देन द पॉसिबल आउटकम्स आर। जब 2 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं इकट्ठा तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या आते हैं? उसके पॉसिबल आउटकम्स आते हैं हेड, टेल, हेड, हेड, नेक्स्ट आता है टेल, हेड एंड देन लास्ट वन आता है टेल। यहाँ लिख लेते हैं टेल एंड टेल। उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स आते हैं? 4। हेड, टेल, सेकंड वन है हेड एंड हेड, थर्ड वन है टेल एंड हेड, फोर्थ वन है टेल एंड टेल। तो 4 आउटकम्स आते हैं जब 2 कॉइन्स को इकट्ठे टॉस किया जाता है। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस, 4। 1.4 की तरफ चलते हैं। यहाँ वो कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन। प्रोबेबिलिटी जब भी किसी इवेंट की पूछी जाएगी तो वो हमेशा ना तो वो -1 या 0 के दरमियान होगी, ना वो -1 एंड +1 के दरमियान होगी, ना वो मोर देन 1 होगी। इट विल बी बिटवीन 0 एंड 1। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। ठीक है, 1.5 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ वो कहता है 1.5 में कि व्हेन अ डाई एंड अ कॉइन आर रोल टुगेदर देन द पॉसिबल आउटकम्स आर। जब डाई को और कॉइन को इकट्ठे रोल किया जाएगा तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या निकलेंगे? तो दे विल बी ना तो वो 6 होंगे, ना वो 2 और ना ही 36, दे विल बी 12। जिस तरह आपको ऊपर 2 कॉइन्स के बारे में बताया कि किस तरह से उनके 4 पॉसिबल्स आउटकम्स निकल रहे हैं, इसी तरह डाई और कॉइन के 12 निकलेंगे। 1.6 की तरफ मूव करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड इज। तो इट इज़ 1/2। ए इज़ द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट मूव करते हैं 1.7 की तरफ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर टेल नॉर हेड व्हेन अ कॉइन फेयर कॉइन इज टॉस्ड इज। प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब ना तो हेड आएगा ना ही टेल आएगा। तो फेयर कॉइन इज टॉस्ड, तो वो क्या होगा, वो होगी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि जब उसका हेड भी नहीं आ रहा, जब उसका टेल भी नहीं आ रहा, तो कैसे वो 1/2 या 2 स्क्वायर हो सकती है। इट विल बी, बिकॉज कुछ भी अकर नहीं हो रहा ना, तो इसलिए ज़ीरो होगी। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट 1.8 की तरफ मूव करते हैं। इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड इज़। मतलब अगर 3 कॉइन्स को हम इकट्ठे टॉस कर रहे हैं तो उनका जो हेड आएगा वो कितना होगा। तो 1/8 भी नहीं है, 2/8 भी नहीं है, 3/8 भी नहीं है, 3 कॉइन्स हैं, तो इट विल बी 7/8। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ वो कहता है कि इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन इज़। मतलब अगर 2 कॉइन्स को आप टॉस करते हैं इकट्ठे तो हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, एक कॉइन के हेड कितने आएंगे। तो जब 2 कॉइन्स को आप कर रहे हैं तो उसमें से एक कॉइन के कितने होंगे, 4 है, वो 2/4 होगा। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 1.10 की तरफ। यहाँ वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन। प्रीवियस आपको मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो अगर आएगा तो इट विल लाई बिटवीन किसके बीच में, 0 एंड 1 के। बट यहाँ पर उन्होंने -1 +1 -1 0 0 एंड +1 0 एंड इन्फिनिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है वो लाई करता है बिटवीन 0 एंड 1। और 1 क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता। इट मीन्स कि इट इज़ हैविंग पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर जो है उन्होंने 1 नहीं दिया, वहाँ पे +1 दे दिया। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन कि 0 to +1। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ वो कहता है कि इफ़ 2 डाइस आर रोल्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल लेस देन 4 एंड मोर देन 10 इज़ गिवन बाय। लेस देन 4 एंड मोर देन 10, टोटल मोर देन 10 अगर गिवन है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इट विल बी, ए ऑप्शन जो है वो राइट है, 1/6। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.12 की तरफ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0, बिकॉज जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है वो लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट विल बी 0। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 1.13 की तरफ। यहाँ वो कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वोवल लेटर्स फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़। मतलब हम लोगों ने क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स के जो वर्ड है उसमें से वोवल लेटर्स का अगर हम लोगों ने सेलेक्ट करना है कौन कौन से हैं, उसका नंबर क्या निकलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें ए, देन आई एंड अगेन आई, ओनली 3 वोवल लेटर्स आर देयर इन द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। और इसके टोटल वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के वर्ड हैं जिसमें से 3 हमारे पास क्या हैं, वोवल्स हैं। तो मीन्स 3/10, सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.14 की तरफ। इफ़ P into A is equals to 0.70 then P into A bar is what। अब इसका फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। P into A bar is equals to, P into A जो है वो क्या होगा, 0.70, तो 1 माइनस 0.70, तो इसका आंसर निकलता है 0.30। मतलब 1 में से हम 0.70 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.30। तो ये देखिए यहाँ पे 0.70 1 0 एंड 0.30 है। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस, 0.30। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.15 की तरफ। इफ़ एन इवेंट ए इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ए। अगर इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, फिर ये फॉर्मूला बनेगा दिस वन, A union into A complement is equals to S।
ये ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एस, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, नल सेट, एंड पी इंटू ए इज इक्वल्स टू पी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट। अगर वो कहता है कि ए इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो इवेंट ए के इक्वल है तो वो क्या फॉर्मूला बनाएगा, तो इट विल मेक दिस फॉर्मूला ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एस, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.16 की तरफ। यहाँ वो कहता है कि इफ़ ए इज़ एन एम्प्टी सेट या नल सेट एंड एस इज़ द सैम्पल स्पेस देन, फिर क्या बनेगा। ए हमारे पास एम्प्टी सेट है और एस हमारे पास सैम्पल स्पेस है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। किस तरह, P इंटू ए यूनियन एस इज इक्वल्स टू पी इंटू सिंपल स्पेस सैम्पल स्पेस, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 17 की तरफ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो 0 एंड 1 है, तो 0 एंड 1 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्होंने पूछा कि कौन सी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है। लेस देन 1, जाहिर बात है जब 0 से 1 है तो 1 जो है वो लेस 0 जो है वो लेस देन 1 ही है ना, तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे। और नेगेटिव, हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 एंड 1 होती है और ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, राइट है एक तरह से कि वो नेगेटिव कभी भी नहीं होता। 1.18 की तरफ चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़, मतलब वो इवेंट जिसके बारे में हम श्योर होते हैं या श्योर इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इट विल बी 1। ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.19 की तरफ। यहाँ वो कहता है कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़। इनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहेंगे, ए और बी को, जो टू इवेंट्स हैं। वी विल कॉल दैम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़ दे बोथ आर इंटरसेक्ट एंड इक्वल टू नल या एम्प्टी। तो देखें आप यहाँ पे ये यूनियन है इज इक्वल्स, ये यूनियन इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट है, ये ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए है, ये ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एस है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया है कि टू इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होंगे जब वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे और इज इक्वल्स टू होंगे नल के, तो सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। 1.20 की तरफ मूव करते हैं। द लार्जेस्ट प्रोबेबिलिटी फॉर द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। द लार्जेस्ट प्रोबेबिलिटी फॉर द अकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या होगी। लार्जेस्ट वो होती है जो हाईएस्ट होती है, तो 0 से 1 तक जो है वो हम लोग प्रोबेबिलिटी लेते हैं एक इवेंट की जो अकर हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे 1 एंड 100 होगा, बोथ बी एंड सी, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 1.21 की तरफ मूव करते हैं। द लार्जेस्ट प्रोबेबिलिटी फॉर द नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज़। जो नॉन अकर हो रहा है कोई इवेंट, उसकी लार्जेस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब एन इवेंट विच इज़ अकरिंग इज़ हैविंग लार्जेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड 100, तो मीन्स जो नॉन अकर हो रहा है इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ वो कहता है 1.22 में कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो तब कहलाते हैं जब वो इंटरसेक्ट होते हैं और इज इक्वल्स टू होते हैं नल मैट्रिक के, लेकिन नॉन म्यूचुअली कब कहलाएंगे, तब कहलाएंगे जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे और इज इक्वल्स टू नहीं होंगे किसके, नल के। अब ये देखें यहाँ पे ये यूनियन है, यहाँ भी यूनियन है, यहाँ भी यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्ट ज़रूर कर रहा है, वो इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी के है, तो हमारे पास क्या बचा, सी ऑप्शन बचा। सी ऑप्शन में वो इंटरसेक्ट भी कर रहा है और इज इक्वल्स टू नहीं भी है किसके, नल मैट्रिक के, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट 1.23 की तरफ मूव करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन। जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे दो, तो वो क्या बनाएंगे, तो दे विल मेक इंटरसेक्शन। यहाँ बताया था आपको कि वो इंटरसेक्ट करेंगे और इज इक्वल्स टू होंगे किसके,
नल के, मीन्स ज़ीरो के। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए और बी हैं तो वो क्या होंगे, यहाँ पे देखिए ये यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्ट है लेकिन इक्वल है 1 के, यहाँ भी इंटरसेक्ट है लेकिन किसके इक्वल है, एस के। हमें क्या चाहिए, ज़ीरो के इक्वल चाहिए। तो P इंटू ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो B इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.24 की तरफ। इफ़ A एंड B आर इंडिपेंडेंट, A और B इंडिपेंडेंट है, PB इज इक्वल्स टू 0.4 एंड P इंटू ए इंटरसेक्ट B इज इक्वल्स टू 0.36, देन PA इज इक्वल्स टू, PB बता दिया उसने, P इंटू ए इंटरसेक्ट B बता दिया। PA क्या होगा, इन दोनों की वैल्यूज़ लगाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, P इंटू ए आ जाएगा और वो क्या होगा 0.9। C इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 1.25 की तरफ मूव करते हैं। इफ़ P इंटू ए इंटरसेक्ट B इज इक्वल्स टू 0.63 एंड P इंटू B इज इक्वल्स टू 0.9, देन P इंटू ए डिवाइडेड बाई B इज़ व्हाट। फिर से फॉर्मूला में इन दोनों की वैल्यूज़ लगाएंगे और इनकी वैल्यूज़ लगाने के बाद, इन दोनों को करने के बाद हमारे पास जो है वो आ रहा है आंसर 0.7। तो इसमें 0.7 जो है वो D में है, तो D इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 1.26 में वो कहता है कि इफ़ A एंड B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन A और B जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला। आपको मैंने ऊपर बताया है कि अगर वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो वो क्या होगा, वो इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो है वो A इज़ द राइट आंसर। P इंटू ए यूनियन B इज इक्वल्स टू P A प्लस P B माइनस P इंटू ए इंटरसेक्ट B। अब देख सकते हैं कि ये दोनों फार्मूला सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, साइन में आ रहा है। जो फॉर्मूला नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए और बी का बनता है वो ये बनता है, ए का बनता है। किस तरह से, क्योंकि P इंटू ए इंटरसेक्ट B की वैल्यू हमेशा P इंटू ए प्लस P इंटू बी में से माइनस होती है, यहाँ पे क्या हो रही है, प्लस हो रही है। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो ये वाला राइट है। A इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। इफ़ A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब अगर A और B जो हैं वो टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि P इंटू ए इंटरसेक्ट B इज इक्वल्स टू P इंटू ए P इंटू B, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टू फॉर्मूलाज सेम है, इज इक्वल्स टू के बाद P इंटू ए और P इंटू बी ही हो रहा है, लेकिन फ़र्क कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। जब टू A एंड B इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो दे विल इंटरसेक्ट विद ईच अदर, नॉट यूनियन ऑफ ईच अदर, तो B इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.28 में वो कहता है कि इफ़ A एंड B आर टू नॉन इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ A एंड B विल अकर टुगेदर इज़, मतलब A और B अगर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर A और B जो हैं वो इकट्ठे अकर करते हैं। जब A और B दो इंडिपेंडेंट भी हों और वो इकट्ठे अकर भी कर रहे हों तो उसका फॉर्मूला होता है P इंटू ए इंटरसेक्ट B इज इक्वल्स टू P इंटू ए इंटू P इंटू B डिवाइडेड बाई A। यहाँ पे जो है वो A जो है वो राइट आंसर है इसका। P इंटू ए इंटरसेक्ट B इज इक्वल्स टू P इंटू ए इंटू P इंटू बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, क्योंकि दोनों अकर कर रहे हैं ना, इकट्ठे आ रहे हैं। 1.29 की तरफ मूव करते हैं। इफ़ A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर A और B जो हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो जब दोनों A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला होगा P इंटू ए इज इक्वल्स टू P इंटू बी या P इंटू बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू P इंटू बी, ये होगा, या फिर P इंटू ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल्स टू P इंटू ए। अब वो कहता है कि इन चारों में से या फिर बोथ A एंड C,
मतलब ए एंड सी क्या सेम होगा? जब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं और वो क्या कर रहे हैं, अकर हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ये देखिए ये दोनों फार्मूला सेम है। किस तरह से? अगर ए डिवाइड हो रहा है बी के साथ तो वो P इज इक्वल्स टू आ रहा है P इंटू ए। अगर B डिवाइड हो रहा है A के साथ तो P इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? तो मीन्स A एंड C बोथ आर फॉर्मूलाज फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स A एंड B। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा कि बोथ A एंड C। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.30 की तरफ। यहाँ वो कहता है कि इफ़ P इंटू ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 5, then P into A intersect union B intersect is what? According to the formula we will get, ये देखें, P into A intersect B कॉम्प्लीमेंट, जब कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट के बाहर आ रहा है मीन्स के दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लग गया, यूनियन हो गया, तो 3 डिवाइडेड बाई 5 आ रहा है, तो इसका भी 3 डिवाइडेड बाई 5 ही आएगा। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव कर, नेक्स्ट में वो कहता है 31 में कि इफ़ P इंटू ए इंटरसेक्ट कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 10, देन P इंटू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ व्हाट? अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जब 3 डिवाइडेड बाई 10 है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? 3 डिवाइडेड बाई 10। तो C इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 1.32 की तरफ मूव करते हैं। अ फेयर डाई इज रोल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन फेस गिवन दैट फेस इज लेस देन 5। अ फेयर डाई इज रोल्ड, फेयर डाई को हमने रोल किया तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या आएगी? इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 2, ना तो वो 2/5 ना 2/6 ना 1 होगी, इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 आएगी। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 1.33 की तरफ मूव करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और क्वीन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स इज व्हाट? अगर किंग और क्वीन कार्ड्स के पैक में से, प्लेइंग कार्ड्स में से आपको मिलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इट विल बी 8/52। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं 1.34। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ आ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। कलेक्शन अगर हम करते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स की, किस बारे में? रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो वो क्या होता है? इट विल बी सैम्पल पॉइंट, इम्पॉसिबल इवेंट, नल इवेंट या सैम्पल स्पेस। तो जब हम ऑल पॉसिबल आउटकम्स रैंडम एक्सपेरिमेंट से मिलते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं तो इट इज़ नोन एज सैम्पल स्पेस। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.35 की तरफ। यहाँ वो कहता है कि इफ़ P इंटू ए इंटरसेक्ट B इज इक्वल्स टू 0.25 एंड P इंटू ए इज इक्वल्स टू 0.75, देन P इंटू बी डिवाइडेड बाई ए इज़ व्हाट? अकॉर्डिंग टू फार्मूला वी विल पुट द वैल्यूज़ एंड वी विल गेट 1 डिवाइडेड बाई 3, 1/3। तो C इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ वो कहता है कि इफ़ A एंड B आर डिफाइंड इन S एंड P इंटू ए इज इक्वल्स टू P इंटू बी, देन इवेंट्स A एंड B आर। अगर ये दोनों को डिफाइन किया जाता है कि ये S हैं और P A जो है वो P इंटू ए जो है वो P इंटू बी के इक्वल है, तो देन इवेंट्स A एंड B आर व्हाट? दे विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली या इंडिपेंडेंट। देखिए यहाँ पे उसने कहा है कि A एंड B आर डिफाइंड इन S, मतलब सैम्पल स्पेस में, तो P इंटू ए इज इक्वल्स टू P इंटू बी। तो फिर जब A इज इक्वल्स टू B है तो इन इवेंट्स को हम क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली। तो C इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ वो कहता है कि इफ़ A एंड B आर डिफाइंड इन S एंड P इंटू ए इंटरसेक्ट B इज इक्वल्स टू 0, देन इवेंट्स A एंड B आर। A और B जो है उनको हम डिफाइन करते हैं S, और P इंटू ए इंटरसेक्ट B जो है वो 0 के इक्वल है। तो A और B जो है वो क्या होंगे? तो दे विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। B इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 1.38 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ वो कहता है कि इफ़ A एंड B आर डिफाइंड इन S एंड A इंटरसेक्ट B इज़ नॉट इक्वल टू 0, द इवेंट्स आर
ए एंड बी एंड व्हाट विल वी कॉल देम। जब ए और बी को हमने डिफाइन किया कि दे आर सैम्पल स्पेस और ए इंटरसेक्ट बी इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो इवेंट्स ए और बी को हम क्या कहेंगे, दे विल बी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट 39 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ वो कहता है कि ए एंड बी डिफाइंड इन S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली एंड S1 इंटरसेक्ट्स S2 इज इक्वल्स टू S, देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ़। मतलब ए और बी को हमने S1 और S2 में डिफाइन कर दिया है। S1 इंटरसेक्ट करता है S2 को और इज इक्वल्स टू हो जाता है S के। तो ए और बी अगर इंडिपेंडेंट हैं तो ए और बी अगर इंडिपेंडेंट हैं और S1 इंटरसेक्ट करता है S2 को और S के इक्वल है, तो इट विल बी P इंटू ए यूनियन B इज इक्वल्स टू 0। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 1.40 की तरफ मूव करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर डिफाइंड इन S1 एंड S2, ए एंड बी को हम S1 और S2 में डिफाइन करते हैं। S1 इंटरसेक्ट्स S2 इज इक्वल्स टू S एंड देन ए एंड बी आर डिपेंडेंट। अब यहाँ उसने कहा था कि वो इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे उसने कहा है कि डिपेंडेंट है। यहाँ देखें P इंटू ए यूनियन बी जो था वो 0 के इक्वल था। अब जब वो डिपेंडेंट हो गए हैं तो P इंटू ए यूनियन बी जो है वो नॉन इक्वल होगा 0 के। तो D इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 41 की तरफ मूव करते हैं। द इवेंट हेड विल अपेयर इन अ टॉस ऑफ कॉइन इज। इवेंट हेड विल अपेयर इन अ टॉस ऑफ कॉइन इज, तो इट विल बी सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट नहीं होगा, इम्पॉसिबल इवेंट भी नहीं है और नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो इट विल बी सिंपल इवेंट। ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 41(2) में वो कहता है द इवेंट एनी ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 6 अपेयर ऑन अपर साइड ऑफ द डाइस इज। Event any of the number from 1 to 6 appear on the upper side of the dice is। जब upper side of the dice में 1 to 6 में appear होगा तो it will be sure event। C is the right option for this। 1.43 की तरफ मूव करते हैं। The minimum sum of dots, minimum sum of dots when a fair die is tossed 3 times is। 3 टाइम्स अगर फेयर डाई को टॉस किया जाए तो मिनिमम सम ऑफ डॉट्स कितने आएंगे, तो दे विल बी 3। सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट कहता है द मैक्सिमम सम ऑफ डॉट्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन 3 डाइस। मिनिमम जो है वो 3 थे, अब मैक्सिमम वो आपसे पूछ रहा है कि अगर डॉट्स आते हैं तो वो कितने आएंगे 3 डाइस पे, तो दे विल बी 18। ये मैक्सिमम की अमाउंट है, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट में 45 में वो कहता है द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स इन टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन थ्राइस इज। मतलब 3 टाइम्स अगर क्वाइन को टॉस किया जाता है तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आएंगे वो कितने आएंगे, तो दे विल बी 8 इन नंबर। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 1.46 में कहता है कि द सैम्पल स्पेस S इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ व्हाट। सैम्पल स्पेस S जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसका होता है, नल का। डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 47 की तरफ। यहाँ वो कहता है कि P इंटू नल इज़ ऑलवेज। जब P को हम नल में मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन आपको पता है कि जब आप किसी चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई नहीं करें, मतलब अगर कोई खाली सेट है या खाली कोई चीज़ है, आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर विल बी 0। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन 0। 48 में वो कहता है कि P इंटू सैम्पल स्पेस इज़ ऑलवेज। P इंटू नल इज़ ऑलवेज 0 एंड P इंटू S इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो C इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 49 में वो कहता है द इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स नल एंड S इज़ व्हाट। इंटरसेक्शन इन दो इवेंट्स का जो है वो क्या होगा, तो इट विल बी नल। B इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस, empty। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में विल मूव टूवर्ड्स द 50। द यूनियन ऑफ इवेंट्स नल एंड एस इज़ व्हाट। नल एंड एस का यूनियन अगर निकालेंगे तो इट विल बी एस, क्योंकि इसमें तो कोई भी नहीं है, इट इज़ एम्प्टी।
और जो एस की वैल्यूज़ होंगी, एस होगा उसके यूनियन अब लेंगे तो इट विल इज इक्वल्स टू एस। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस एस। 1.51 की तरफ मूव करते हैं। इफ़ ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल्स टू नल देन द इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड। इफ़ ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल्स टू एम्प्टी then the events A and B are what? They are mutually exclusive because nothing is common in them. So C is the right option for this. 52 की तरफ मूव करते हैं। The probability of an impossible event is equals to 0. The probability of an impossible event is equals to 0 when इम्पॉसिबल इवेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा इक्वल होगी ज़ीरो के, हमेशा। ऐसे ही ये एक समझ लें कि एक रूल है या इट इज़ एस्टिमेटेड कि इम्पॉसिबल इवेंट की जो वैल्यू है वो इज इक्वल्स टू होगी ज़ीरो के हमेशा। तो फिर इट इज़ नोन एज ऑलवेज। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ऑफेंटली मतलब होता है कभी कभार, और नन ऑफ दिस तो है नहीं क्योंकि इसमें आंसर इसका इंक्लूड है ऑलवेज। हमेशा इम्पॉसिबल इवेंट की इज इक्वल टू होगी ज़ीरो के। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ वो कह रहा है कि इफ़ पी इंटू ए इंटरसेक्ट बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन द इवेंट ए एंड बी आर। ए और बी क्या होंगे? पी इंटू ए इंटरसेक्ट बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे या इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। यहाँ देखिए उसने क्या कहा है कि पी ए इंटू ए इंटरसेक्ट बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। सो नथिंग इज़ मैचेबल इन देम बिटवीन। तो इसका जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो है वो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 1.54 की तरफ। यहाँ वो कहता है कि इफ़ P इंटू ए इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 3, P इंटू बी इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट हैं, तो P इंटू ए इंटरसेक्ट बी इज़ व्हाट? तो जो इसका आंसर है वो होगा 2 डिवाइडेड बाई 9। किस तरह? 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9, तो 2 डिवाइडेड बाई 9, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। 1.55 में वो कहता है कि अ क्वाइन एंड डाई थ्रोन टुगेदर इन। क्वाइन और डाई जो हैं वो थ्रोन टुगेदर इन कितने वेज में वो थ्रो किए जा सकते हैं? तो दे विल बी थ्रोन इनटू 12 वेज, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट भी वो कहता है 56 में कि इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी जो हैं वो टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो व्हाट विल बी द formula for them? The formula will be A into A divided by B is equals to P into A, तो A is the right option for this। 1.57 की तरफ मूव करते हैं। The probability of an event always lie between, आपको पहले भी बताया था probability एक event की हमेशा किसके बीच lie करती है? 0 and 1 के, तो A is the right option for this। 58 की तरफ मूव करते हैं। Sample space for tossing 3 coins consist of, सैम्पल स्पेस टॉस करते हैं अगर 3 coins को, तो वो कितने करेंगे? There will be 8 sample point, तो D is the right option for this। 1.59 में वो कहता है कि इफ़ A and B are mutually exclusive events then, अगर A और B जो है वो mutually exclusive events हैं तो what will the formula? The formula will be A intersect B is equals to empty या null, तो A is the right option for this। 1.60 में वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज़ ऑलवेज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा क्या होती है? 1.0 मतलब 1 होती है। जो श्योर इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। यहाँ पे उन्होंने हमें 1 का ऑप्शन नहीं दिया, 1.0 दिया, तो मतलब A इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव 1.61 में वो कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपेयरिंग अ टेल व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, अपेयरिंग ऑफ अ टेल व्हेन फेयर कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? जब फेयर कॉइन को टॉस किया जाएगा तो टेल की अपेयर जो होगी वो 1/2 होगी। बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस।
1.62 में वो कहता है प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजरमेंट ऑफ, प्रोबेबिलिटी जो है वो मेजरमेंट किस चीज़ की होती है, तो प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजरमेंट ऑफ सर्टेनिटी की नहीं होती, अनसर्टेनिटी एंड चांसेस मीन्स बी एंड सी, तो बोथ बी एंड सी आर द राइट ऑप्शन, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.63 की तरफ। यहाँ वो कहता है कि इफ़ P इंटू ए इज इक्वल्स टू P इंटू बी देन A एंड B आर इवेंट्स, P इंटू ए इज इक्वल्स टू P इंटू बी देन A एंड B आर equally likely events, तो D is the right option for this because both of these are equal to each other. The last but not the least MCQs of this book, 1.64, the probability of getting an even number when a balanced die is rolled, probability किसी even number से क्या मिलती है जब हम die को roll करते हैं, तो it is 1/2, C is the right option for this. I hope that all of you like and have much knowledge from my videos. यहाँ पे मैं अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6 जो है वो कंप्लीट करती हूँ और नेक्स्ट आप लोगों के लिए मैं सेल्फ टेस्ट एक्सरसाइज 6 जो है वो अपलोड करने वाली हूँ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो एंड चैनल। आई विल बी थैंकफुल टू यू एंड होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।